सभी को राम राम, हर हर महादेव. So I'm back with this new another video of Mahindra Thar. I own the petrol variant, the manual version. So I have now completed 10,716 kilometers on my Thar, and I just want to give you a brief review about what it feels like after completing 10,000 kilometers on Mahindra Thar petrol manual, and what are the upcoming laws as per the government, which is the E20 on our fuels, and what sort of difficulties or what sort of advantages, which I don't see any in my research. I'm gonna discuss some of the little stuff and some of the disadvantages of Mahindra Thar, and also some of the uh, noises, and some of couple of things maybe. So it feels good to complete 10,000 kilometers on such a big vehicle. This was my first time in my life that I've driven such a huge and big vehicle with such great and uh, different sort of power, and with such a great engine with very powerful stats as well. जब भी हम इसको किसी भी हाईवे पे लेके जाते हैं और हाई स्पीड्स पे जब भी हम इस पे जाते हैं, तो द मोमेंट आई टच 100, उस टाइम आपको एग्जैक्टली में पावर फील होना शुरू होता है कि अच्छा इसमें पावर है कितनी, यू नो. एंड द मोमेंट आई टच 120, यू गेट टू नो मैन, you got something under you, you know. It just goes like a rocket out there. All you need is to just accelerate as hard as you can. I don't really suggest that, but it's a very, very, very powerful machine under you. Be it diesels or be it the petrol, there are pretty powerful machines manufactured by Mahindra, and the thrill you get when you reach above 100, it's something you just can't describe in words. You know, you feel like, wow, man. uh, I don't know how many of you have seen the movie Ford versus Ferrari, and the dialogue in that movie is, there is a point after 7,000 rpm everything becomes weightless. It's actually true, though having said that, I don't reach at 7,000 rpm. That's huge, and I would never be able to go there. But when you reach around like 200 2500 rpm or maybe 3000 rpm, it's pretty solid and it's pretty fast. And coming back to the electronics of Mahindra Thar, electronics are very, very, very poor. मैंने अभी पेट्रोल भरवाया है, तो वो जो इसका डिजिटल मीटर है वो कभी भी नीचे आ सकता है, वो कभी भी ऊपर जा सकता है. गाड़ी अगर ऐसे खड़ी है और आपकी जो पेट्रोल का आइकन है वो ऐसे 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 ब्लिंक कर रहा है, तो पेट्रोल इधर आ जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा. गाड़ी ऐसे स्लोप पे खड़ी है फेसिंग डाउनवर्ड्स, तो पेट्रोल कम हो जाएगा. ऐसे खड़ी है तो ज़्यादा हो जाएगा. और ना MID कुछ सही बताता है. अब अभी जैसे मैंने अपने टायर्स में 40 PSI करवाया है सभी टायर्स में, तो पहले भी मैं 40 कराता था, कभी आइकन नहीं आता था. अब आइकन भी आ रहा है और इंफोटेनमेंट सिस्टम बता रहा है कि ऑल टायर्स आर हैविंग हाई प्रेशर. तो मुझे तो वो कभी समझ में नहीं आया. आपको इकोसेंस ऐप इससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज और ज़्यादा क्लियरर पिक्चर दे सकता है. गियर सिलेक्शन, आपकी आइडलिंग, आपकी एक्सेलरेशन, आपकी फ्यूल माइलेज, ऑब्वियसली उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क रहता है, बट इसकी जो ओडोमीटर है उसको तो आप बिल्कुल ज़ीरो मानिए. वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें बढ़िया नहीं है. द प्रॉब्लम आई फेस ट्वाइस इज़, मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, मेरी लेट्स से एज्यूम आप 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है, या मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो क्या होगा, एकदम से गाड़ी बंद हो जाएगी, यहाँ पर इंजन लिखा आ जाएगा स्पीडोमीटर में, सुई ऐसे ऐसे नीचे जा रही होगी, एकदम से गाड़ी ऑन हो जाएगी. ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है. मुझे जाना है सर्विस सेंटर, तो 10,000 कंप्लीट करके काफ़ी मज़ा आया. पर अब जो मैंने कंपनी से फ़ोन करके भी पूछा कि क्या महिंद्रा थार पेट्रोल मैनुअल
any petrol which are the BS6 variants or the diesel variants, क्या वो सब E20 compatible हैं? क्योंकि E10 compatible हैं, ये हम सभी को पता है, E20 का नहीं पता। तो पहले वो थोड़े से कंफ्यूज थे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी E21 compatible हैं। तो अभी भी उनको पूरा नहीं पता, और जिन लोगों को नहीं पता कि विच व्हाट इज़ द न्यू E20 थिंग, दिस इज़ बेसिकली, अगर आपके पास डीजल गाड़ी है या आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, तो उसमें 80% आपका डीजल और पेट्रोल होगा, और 20% आपका इथेनॉल होगा। इथेनॉल जो कि वो शुगर केन और बाजरा और मक्के इन सब से बनाया जाता है, जो कि शराब बनाने में भी काम आता है। तो इथेनॉल से क्या फ़ायदा है? एक तो देश को इकोनॉमिकली फ़ायदा है, वहाँ से उनको जो क्रूड ऑयल खरीदना होता है मिडल ईस्ट से, वो उनको कम खरीदना होगा। पहले अभी वो 90% खरीद रहे थे, जब तक E10 था वो 80% खरीदेंगे। E20 पेट्रोल और डीजल बहुत जगह पर मिलना भी शुरू हो गया देश में, 14 से 15 शहरों में। मुझे भी शायद मिला है E20 एक बार, आई एम नॉट प्रीटी श्योर दैट इट वाज E20 फ्यूल और नॉट, बिकॉज E20 डालने के बाद आपको मिनिमम ऑफ 6 to 7% ऑफ ड्रॉप मिलेगा माइलेज में। सॉरी, नॉट मिनिमम, 6 to 7%, जो मेरी रिसर्च है और जो मैंने भी यूट्यूब वीडियो से पता किया है। और गाड़ियों के रेट बढ़ जाएंगे, जो कि बढ़ भी रहे हैं। E20 से आपका माइलेज ड्रॉप होने वाला है, और आपके इंजन्स के पार्ट जल्दी ख़राब होंगे, मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगी, और ओवरऑल इंजन पे कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेंगी। अब इकोनॉमिकली देश आगे बढ़ेगा, वेरी गुड इनिशिएटिव। इन्वायरमेंट बचेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जो हम कॉमन पीपल हैं, जो भी हम आम आदमी हैं, जो हम इतने टैक्सेस भरते हैं, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पेट्रोल या डीजल के रेट हमें नहीं लगता कि कम होंगे। अब हमारे शहर में पिछले एक साल से 96.45 है पेट्रोल का रेट, और 89.62 है डीजल का रेट। तो वो तो कम तो होने से रहे, अब बढ़ेंगे ही, और गाड़ियों की कॉस्ट भी बढ़ गई, आपकी मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी, आपकी सर्विसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, आपके पार्ट्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और माइलेज का भी ड्रॉप हो जाएगा। तो समझ में तो नहीं आ रहा कि ये क्या है और क्या नहीं है। And one more thing I want to just make clear to everybody out there who watches me and who thinks that I give some sort of sensible review, some sort of an honest review. अगर आपका रन कम है और आपके शहर में ट्रैफिक कम है, तो ही आप पेट्रोल लीजिए। अदरवाइज SUVs are meant to be diesel only, end of the topic. Because in the NCR region, पेट्रोल की 15 साल कागजों में लाइफ है, बट इन रियलिटी diesel has much more life than the petrol engines. Diesel are the powerful engines than the petrol. Petrol are nowhere to be close to be seen anywhere. पेट्रोल आपको एक इनिशियल पिकअप दे देगा, जब आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है, आपकी गाड़ी पहली सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। एक चैनल है ऑफ रोडिंग बाबा करके, उन्होंने दिखा भी रखा है, -16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उन्होंने पहली सेल्फ में अपनी पेट्रोल ऑटोमेटिक स्टार्ट की थी। डीजल -7 के बाद नहीं होता है, उसमें आपको बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसको स्टार्ट करने के लिए। और डीजल में जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो एड ब्लू कम होने लगता है, बट स्टिल डीजल्स आर डीजल्स। अब मुझे जब डीलरशिप ने बताया था कि आपकी क्या रनिंग है, तो उन्होंने मेरी रनिंग के हिसाब से बताया कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो आप पेट्रोल लीजिए। मैंने गाड़ी कुरुक्षेत्र से ख़रीदी थी। पानीपत के मैं जिस डीलरशिप पे गया था, उन्होंने मुझे साफ बोला था कि पेट्रोल मत लेना, आप मतलब किलस जाओगे पेट्रोल भरवाते हुए। बट मैंने नहीं सुनी, और मुझे जो माइलेज बताई गई थी वो थी 10 से 12। तो मुझे शायद लगा कि 10 आई विल अटेन समहाउ इन द लोकल सिटी। आई वाज रॉन्ग। उनका मतलब था 10 से 12 ऑन हाईवेज। तो कहीं ना कहीं ये आपका मज़ा किरकिरा करता है जब भी आप लोकल में चला रहे हैं, और ज़्यादातर अमूमन हम सब लोग लोकल में ही ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, हाईवेज पे कम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑन द बैक ऑफ द माई माइंड ये चीज़ रहती है कि यार ये बहुत कम माइलेज दे रही है। ऑब्वियसली थार को जब आप लेते हैं तो आप माइलेज को साइड पे रखते हैं, क्योंकि थार का पर्पज़ आपको माइलेज देना नहीं है। थार इज़ एन ऑफ रोडर, ये आपका लोड कैरी कर सकता है, ये आपको एक एडवेंचरस काइंड ऑफ थिंग, आपको मतलब बूस्ट अप कर सकता है, आपका आपका मन शांत कर सकता है। अगर आप परेशान हैं और आप इसको हाईवेज पे ले जाएं और चलाएं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। उन चीज़ों के लिए थार है, थार मज़े के लिए है। बट स्टिल हिंदुस्तानी इन चीज़ों को देखते हैं, और मैं भी देखता हूँ।
तो मेरा तो बीच में इतना मन हो गया था कि मैं सोच रहा था कि मैं इसको बेच दूं, क्योंकि 7 किलोमीटर पर लीटर लोकल शहर में मुझे सेंसिबल नहीं लग रहा था। मेरे कज़न के पास है, उनके पास थार पेट्रोल ऑटोमेटिक है, तो उनके शहर में रश काफ़ी ज़्यादा कम होता है, होता ही नहीं है। तो उनको 7 किलोमीटर वहाँ मिलता है, तो उस हिसाब से मुझे 9 मिलना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोल और ऑटोमेटिक में अमूमन 2 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क रहता है। तो वो भी काफ़ी हैरान था कि मुझे ऑटोमेटिक में 7 मिल रहा है और आपको मैनुअल में 7 मिल रहा है। मेरी स्पीड रहती है घर से, अगर जब मैं अपनी फैक्ट्री जाता हूँ 6 किलोमीटर का रास्ता है, तो मेरी स्पीड उसमें रहती है 20 से 25। मुश्किल से तीसरा गियर पे जाता हूँ, और बारी बारी ब्रेक क्लच, तो ऑब्वियसली माइलेज तो मुझे मिलेगी नहीं। और इतना बड़ा इंजन है, 2000 सीसी, 150 हॉर्स पावर, 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो और जिन लोगों के पास डीजल है, कमिंग बैक टू द डीजल्स ऑल्सो, उन लोगों को भी, कुछ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उसमें एड ब्लू है और डीपीएफ क्या है। तो प्लीज़ जान लीजिए, जो मुझे रिसर्च में पता चला है। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लेना। एड ब्लू एक तरह का यूरिया जिसे कहते हैं देसी भाषा में, जो ट्रक्स वगैरह में डलता है। एड ब्लू जब ख़त्म होने लगता है, मिनिमम एड ब्लू होता है कि एक बारी में आपका 20,000 किलोमीटर चलेगा, तो हर सर्विस पे उसको वो रीफिल कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कि मेक श्योर यू रीफिल द DEF, विच इज़ द डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, उसको DEF कहते हैं। तो अगर आप DEF को उसको नज़रअंदाज मत करना। सबसे पहले वो आपको आएगा जब आपको बोलेगा कि 2200 किलोमीटर आपकी गाड़ी और चल सकती है, फिर 1000, फिर 14, जैसे भी डाउनवर्ड्स हो जाएगा। अगर आपका एड ब्लू ख़त्म हो गया और आपने गाड़ी जहाँ चल रही है वहाँ बंद कर दी, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे आपका डीजल पूरी टंकी फुल हो। इस बात को ध्यान रखना। कभी भी DEF का उसमें आइकन आए, उसको इग्नोर मत करना, अपना रीफिल कर लेना। या आप कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर आप एक एक्स्ट्रा डब्बा अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि पहाड़ों में ये जल्दी ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग बैक टू द DPF, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, जो कि बहुत लोगों के साथ हुआ भी है, किसी कईयों का चोक भी हो जाता है। अगर कहते हैं कि एक हफ्ता आपने गाड़ी खड़ी कर दी डीजल की जिसमें DPF है, तो आपकी गाड़ी लिम्प मोड में जा सकती है। आपकी मैक्सिमम स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहेगी। फिर आपको उनको डीलरशिप में लेके जाना होगा, और वो उसको हिसाब से करेंगे, उसको प्लेन सरफेस पे रख के करेंगे, उसका RPM बढ़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे। और प्लेन सरफेस नहीं होगा, अगर आप इसको घर में करते हैं, नीचे घास हुई तो आग भी लग सकती है, उसके लिए प्लेन सरफेस चाहिए, लाइक लाइक अ रॉड। और DPF का कभी भी आपको सिग्नल आए कि DPF रीजनरेशन मांग रहा है गाड़ी, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप इसको हाईवे पे लेके जाइए, 2500 RPM पे अगले 15 से 20 मिनट के लिए चलाइए, जो भी मैक्सिमम आपकी स्पीड रहे, 60 70 जैसे भी। वो अंदर ही अंदर उसके कार्बन जो भी हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो अंदर ही अंदर जल जाएंगे। DPF का यही काम है कि वो पॉल्यूटेंट्स बाहर इन्वायरमेंट में ना आए, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें पता हों डीजल लेने से पहले। तो पेट्रोल लेना ज़रूर लेना, मज़ा चाहिए, बहुत मज़ा आएगा, पर सोच के लेना, क्योंकि रोज़ रोज़ की ये कॉस्ट थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। और और मुझे थोड़ा सा लगा था कि लीकेज इस बार हुई है। तेज बारिश में आपको फील ज़रूर होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जो कि ये प्लास्टिक है, कंपनी उसको फाइबर कहती है। और रैटलिंग साउंड्स आपको मतलब जब भी आप हाईवे पे जाएंगे तो 80 पे भी आती हैं, 70 पे भी आती हैं, 60 पे भी आती हैं। और जब आप 80 से ऊपर जाएंगे, मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। 100 पे चला रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और गाड़ी ऐसे 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 झूलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप या तो किसी ट्रेन में बैठे हैं या किसी बस में बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जितने पैसे उन्होंने ले रखे हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं हैं थार की। ऑब्वियसली थार एक अलग सी ही, थार को कार भी नहीं कहते, थार को थार ही कहते हैं। थार एक इमोशन है, थार एक बीस्ट है, थार बहुत पावरफुल है। बट अगर आप इतने सारे पैसे ले रहे हो तो जस्ट मेक श्योर यू गिव समथिंग विच इज़ गुड, यू नो। हमारे मेहनत का पैसा लगता है, बट आई डोंट नो, महिंद्रा इस बात को नहीं समझ रहा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है पहले वाली थार से, बट स्टिल there's a lot of improvement needs to be done. And comfort wise is okay, not very good, but it's pretty much okay. अगर मुझे रेट करना हो इसको comfort wise आउट ऑफ 10, तो आई विल गिव 7 और मे बी 7.5। मेरे इस ओपिनियन से शायद बहुत लोग नाराज़ भी हो सकते हैं।
तो मुझे उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट में कंफर्ट और ज़्यादा है, पीछे थोड़ा सा लैक करता है बिकॉज ऑफ लेस थाई सपोर्ट एंड स्टफ। सो बूट स्पेस तो है ही नहीं, तो उसके बारे में तो आप बात कर ही नहीं सकते। तो जितना हाइप है उतना हाइप अच्छा भी है, यंगस्टर्स की गाड़ी है, मज़ा आता है चलाकर। तो लेने से पहले आप मेरी इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, बाकी लेने वाले समझदार हैं। So yeah, this was my fun video of Mahindra Thar petrol manual. Until next time, sabhi ko ram ram, har har Mahadev. Thank you so much.